लोग पूछते हैं कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, वॉर हो रही होती है, तब एक देश सिंपली दूसरे देश पे हमला क्यों नहीं कर देता। अब देखो, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो न्यूक्लियर वेपन तो दोनों के पास है। तो अगर एक देश चाहे, मैंने कहा चाहे, तो वो छोड़ सकता है। और दोनों देश की जनता पूछ रही होती है कि आर्मी तू अटैक क्यों नहीं करता, तेरे पास ये मिसाइल है, वो मिसाइल है, अटैक कब होगा। तो बात यह है कि कोई देश कैसा भी हो, उसने भले ही क्या किया के ग्रुप्स का। और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि वॉर सिर्फ मैदानों पे नहीं हो रहा है, बॉर्डर पे नहीं हो रहा है, बल्कि ऑनलाइन भी चल रहा है। इंडिया के 15 लाख वेबसाइट पे पाकिस्तानी हैकर्स ने अटैक किया रिसेंटली। आप ये रेफरेंस देख सकते हो। और इंडिया के हैकर्स पाकिस्तान के वेबसाइट्स को हैक कर रहे हैं। यानी जो ऑनलाइन वॉर है उसके साथ साथ ऑनलाइन सीज फायर, यानी फायर को सीज कर देना, रोक देना। तो अगर कोई न्यूज में आपको बोलते हुए सुने कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, यानी जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, उसका उल्लंघन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ, दोनों देश शांत हो गए, लेकिन दूसरा देश आके फिर से फायरिंग करने लगा, जबकि एग्रीमेंट है, इसी को सीज फायर साइन का उल्लंघन कहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे क्लिक करके इस ओनल वाले बटन को हमेशा ऑन रखना, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। फैक्ट नंबर 11, जितने 195 देश हैं हमारे धरती पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा डर खौफ किस देश का है, तो आप प्रोबेबली कहोगे अमेरिका है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में किसी का खौफ है, दबदबा है, तो वो है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। अब ऐसा इसीलिए जो मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा किस देश के पास है, तो उसके लिस्ट में भी टॉप करता है यहां पर रशिया। आप देख सकते हो 4000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स। बाप रे, पूरे रशिया में यह वॉर हेड फैला हुआ है, और कोई भी देश आएगा तो चींटी की तरह मसल देगा रशिया। ऐसा पावर और दबदबा रशिया बनाया हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी अमेरिका से किसी का कंपैरिजन होता है तो वह रशिया होता है। अगर व्लादिमीर पुतिन अपने पे आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे यार, उन्होंने तो एक ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है कि अगर मान लो रशिया पे किसी ने न्यूक्लियर वेपन गिराया, रशिया तबाह हो गया, तो वहां का न्यूक्लियर वेपन अपने आप ही लॉन्च हो जाएगा। वो भी सारा का सारा, मतलब सेमी ऑटोमेटिक है। किसी इंसान की जरूरत नहीं है वहां का लॉन्च करने के लिए। मतलब रशिया जो है वह भयंकर है, उसे पंगा लेना मतलब ऊपर का टिकट। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि रशिया शुरू से भारत का दोस्त बना रहा है। अब पता नहीं व्लादिमीर पुतिन के बाद जो आएंगे रशिया में, तो फिर वो कैसा बिहेव करेंगे इंडिया के प्रति। लेकिन जब तक पुतिन जिंदा है तब तक तो मान लो रशिया का सपोर्ट इंडिया को रहेगा ही। फैक्ट नंबर 10, हमारी धरती पे जितनी भी सबसे मिस्टीरियस जगह हैं, वहां पे हर कंट्री का बेस है। जैसे कि नॉर्थ पोल में, अंटार्कटिका में, वगैरह वगैरह। तो आपने सुना होगा अंटार्कटिक स्टेशन के बारे में। अंटार्कटिका जो कि सबसे बड़ा बर्फ का एरिया है, बर्फों का जन्नत। तो जो अंटार्कटिका है वहां पर 30 मतलब 200 देश हैं हमारे धरती पे। 200 में से सिर्फ 30 देश का रिसर्च स्टेशन मौजूद है अंटार्कटिका में। अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप में बहुत सारे देशों का और इंडिया का भी है। तो हां, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या इंडिया का भी अपना एक फुल फ्लेज्ड बेस है अंटार्कटिका में। हां, है। अंटार्कटिका जैसे खतरनाक जगह पर भारत का बेस है और भारत के वैज्ञानिक वहां रहते भी हैं। 24 घंटे लिटरली वहीं पर उनका किचन है, वहीं पर वो लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, टीवी देखते हैं और ऑन ऑफ कोर्स अपना रिसर्च करते हैं। और इंडिया का 1-2 बेस नहीं, बल्कि पूरे 3-3 बेस है अंटार्कटिका में। सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था, फिर मैत्री 1989 में, फिर सबसे एडवांस वाला भारती 2012 में। और ये तीनों में इंडियन वैज्ञानिक वहां पर काम कर रहे हैं। अभी जब आप यह वीडियो देख रहे हो तब भी वो काम कर रहे हैं अपना। फैक्ट नंबर 9, अच्छा भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोरोना वायरस किस देश से आया था, ऑफ कोर्स बोलोगे चाइना, राइट? हां, चाइना से ही तो आया था।
कई ऑफिशियल इंटरनेशनल ग्रुप्स के रिसर्च में यह कंफर्म हुआ है कि ओरिजिन यानी शुरुआत चाइना से ही था, लेकिन चाइना में कुछ और ही चल रहा है। रिपोर्ट्स ये आ रही है कि चाइना बता रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो यूएसए से आया था, अमेरिका से आया था। मतलब चाइना का अपना ही चल रहा है। और आपको पता है ना कि किसी भी देश में क्या जानकारी फैलाना है वो वहां की मीडिया, स्कूल किताबें ये सब कंट्रोल करती है। अब जो नई जनरेशन है उसको जो बताया जाए वो वही सीखेगा। तो चाइना में बच्चों को पता है क्या पढ़ाया जाता है कि साल 2020 में जो कोरोना वायरस आया था वो अमेरिका ने दिया था, यूएसए ने। वहां के बच्चे टेक्स्ट बुक में ये पढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस वॉज स्टार्टेड इन यूएसए, कोरोना वायरस वॉज स्टार्टेड इन यूएसए। कोरोना बच्चे लोग याद करते हैं ना, ऐसे पढ़ रहे हैं वहां पे। गजब है। और इसी पे अमेरिका ने बहुत गंदा सुनाया है चाइना को। लेकिन चाइना जो करेगा वह तो करेगा ही, क्योंकि चाइना को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, अमेरिका भी नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 8। भाई भारत के आसाम में एक ऐसी चीज हुई जो कि एकदम आउट ऑन ऑफ मूवी लगेगी आपको, और बहुत खतरनाक चीज है। मतलब कैसे बताऊं। एक हस्बैंड ने वाइफ को खत्म किया, उसका गला काटा। साइकिल जो होता है, साइकिल का सीट होता है, सीट के पीछे वो कैरियर होता है, उस कैरियर पे सर को रखा और साइकिल चला के गया। पुलिस स्टेशन अपने आप को सरेंडर करने के लिए इसका सोर्स मैं आपको दिखा देता हूं। अब मुझे पता है यह सुनने में आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इसने ऐसा क्यों किया, पर यह क्या था। फैक्ट नंबर 7। एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। क्या इस शब्द का आपको मतलब पता है? आप बहुत जगह पे पब्लिक स्पीच, न्यूज, कॉमेडी शोज में सुनोगे कि मुझे तो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया। तो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब एक बहुत डीप है, काफी गहरा मतलब है। सुन के मजा आएगा आपको। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज हो जाना जिससे आपको लगे कि आपको ऐसा लगे कि है मेरी यह क्या है। आपको ऐसा लगे कि आप जो अभी तक मानते आए हो वो सब झूठ था। एक ऐसा इंसान है मान लो जो कि आप मानते हो कि बहुत अच्छा था, शुरू से आप उसका इज्जत किए थे, रिस्पेक्ट किए थे, और 20-30 साल से जानते हो कि वो बंदा बढ़िया है, वो इंसान बढ़िया है। एक दिन पता चला कि वो लास्ट 20 साल से अपने घर में क्राइम कर रहा था। तो आप अपने सारा एजुकेशन, सारा कम्युनिकेशन स्किल, सारा नॉलेज सेट आप अपने आप पे पूरा डाउट करने लग जाओगे। तो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब यही होता है कि अपने पूरे लाइफ पे क्वेश्चन करना कि ये क्या था। जब किसी को बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो जाए तब लोगों को ऐसा लगता है, या फिर कुछ बड़ा कुछ बुरा हो जाए, कुछ ट्रॉमेटिक हो जाए जो कि सदमा दे दे, तब लोगों को ये एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस फील होता है। क्यों जन्म लिया मैं, कौन हूं मैं। फैक्ट नंबर 6। हमारे सूरज का जो सबसे पास वाला ग्रह है मरक्यूरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है धरती, तीसरे नंबर पे तो सूरज का जहां से धा आ रहा है, इतना हीट आ रहा है, तो सबसे पहला प्लेनेट जो है मरक्यूरी वो सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए। सबसे पास है सूरज के राइट, लेकिन मरक्यूरी ठंडा है। और उसके बाद वाला जो सेकंड नंबर पे वीनस है वो ज्यादा गर्म है। मरक्यूरी का एवरेज टेम्परेचर पता है आपको? एक एटमॉस्फेयर मतलब ग्रह के ऊपर थोड़ा मोड़ा गैस होता है, वो है ही नहीं। तो सूरज का जो लाइट आता है वो पहले ग्रह पे आता है और चला जाता है। एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया तो गर्म होता ही नहीं है। लेकिन जो सेकंड नंबर वीनस ग्रह है वो सूरज के लाइट के गर्मी को ट्रैप कर लेता है, कैद कर लेता है अपने जो एटमॉस्फेयर है उसमें। और यही कारण है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह सेकंड वाला वीनस है, ना कि पहला वाला मरक्यूरी, जो कि अजीब बात है लेकिन ट्रू है। यानी सारा काम, सारा कमाल एटमॉस्फेयर का है। फैक्ट नंबर 5। दुबई जो कर रहा है वो बहुत ही गजब कर रहा है। हमारे देश पे हर चीज पे टैक्स है, आपको पता ही होगा, वो दुबई पे नहीं है। दुबई के जो सारे पोर्ट्स हैं, जैसे कि पोर्ट राशिद और बाकी सारे पोर्ट्स को ले लो, वहां पर एक ऐसी चीज है जो कि धरती पे कहीं नहीं है। देखो, आपका और हमारा घर जो चल रहा है, ये चल रहा है इकोनॉमी के चलते। हमारे डे टू डे लाइफ की कई चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो कि दूसरे देशों से आ रही हैं, और दूसरे देश से जो सामान आता है हमारे देश में, चाहे वो तेल हो, चना हो या कुछ भी हो, वो सब जहाजों से आता है। समुद्र में हजारों रूट्स हैं इनके, तो जहाजों को अक्सर हर देश से गुजरते समय एक एक टैक्स देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके। अपने सारे पोर्ट्स को टैक्स फ्री कर दिया। वो वहां के जीडीपी का 24% है,
तो एक तो पहले आप ये आर्टिकल देखो, सोर्स दिखा दे रहा हूं। ये पता चला है कई डिस्कशंस में कि ऐसा पॉसिबल है कि जहां ब्लैक होल होता है और जहां पर उसका सेंटर होता है, वहां पर स्पेस और टाइम अपना जगह बदल लेता है। स्पेस एंड टाइम अपना जगह स्वाइप कर लेता है। टाइम है ना, ये जैसा टाइम बीत रहा है अभी, और स्पेस क्या है? स्पेस ये है खाली जगह, हमारे ब्रह्मांड का ये। अब कोई बोले आपको कि ये टाइम बन जाता है और टाइम स्पेस बन जाता है, तो ये कोई सेंस भी बनाता है? एक्चुअली में बहुत डीप सेंस बनाता है। आप पढ़ो पहले इसको, टाइम एंड स्पेस आर स्वाइप प्लेसेस। यह एक बहुत ही गहरी लाइन है। ब्लैक होल के अंदर जाकर हमारी जो ब्रह्मांड के नियम है वो सब फेल पड़ जाती है, सिंपली स्पीकिंग। यही कारण है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है ये शायद हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये जानने के लिए किसी को अंदर जाके बाहर निकलना होगा। क्या ये पॉसिबल है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। फैक्ट नंबर 3, भाई भारत सरकार ने चाइना वालों को अपनी औकात दिखा दी। क्या है ना, हमारे ही इंडियन मार्केट में भारत की जनता से जो पैसे कमा रहे हैं, ऐप वाले कहीं उसके मालिक चाइना के हैं। ऐसे ही एक ऐप थी अबलो नाम की। अब वो अपने ऐप में इंडिया का मैप गलत दिखाता था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखा देगा, जम्मू कश्मीर को भी आधा तोड़ देगा। तो आईटी मिनिस्ट्री ने इस ऐप को प्ले स्टोर से ही उड़ा दिया और साथ में ढेरों ऐप को उड़ाया। क्यों? पॉलिसी वायलेशन, डाटा की प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैप का इशू था, जिससे यह सिग्नल गया इंटरनेट की दुनिया में कि कोई भी फालतू में इंडिया का रॉन्ग मैप यूज नहीं कर सकता है। हमारे ही साइंस कम्युनिटी में गौरव ठाकुर का चैनल है, गेट सेट फ्लाई साइंस वाले। उनका भी एक बार वीडियो डिलीट हो गया था। इंडियन गवर्नमेंट के ऑन ऑर्डर से पूरे वीडियो में उनका नॉर्मल वीडियो था, जानकारी का कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल। सिर्फ एक जगह 2 सेकंड के लिए गलत इंडिया का मैप यूज हो गया था। अब क्या है कि यूज हो गया था, जैसे कि आप इंडिया सर्च करोगे, आप गूगल में लिखो इंडिया, अब सर्च करने पे बहुत सारा मैप गलत आता है। तो वीडियो एडिटर्स है, वो कभी कभी वो डाउनलोड करके यूज कर लेते हैं। तो YouTube पे भी बहुत सारी वीडियोस, सिर्फ आप यकीन नहीं करोगे, मैप के चलते डिलीट हुआ। लेकिन हां, यह होना चाहिए जिससे कि करेक्ट मैप हर जगह यूज हो। यहां पर हमारे लाखों जवान अपना सारा लाइफ दे रहे हैं इंडिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये ऐप हमें जो चाहे वो काट के डाल देंगे। वाह। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है ना धरती घूम रही है, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारा सोलर सिस्टम भी घूम रहा है मिल्की वे के चारों तरफ। जिस गैलेक्सी में हम हैं, ब्रह्मांड में जो हमारा शहर है, उसमें लाखों तारे हैं। उसमें से हमारा जो सूरज है वो बस एक तारा है और उसके आसपास के चेले हैं, यानी कि ग्रह, धरती, मंगल, ये वो जो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो सूरज है वो चक्कर लगा रहा है मिल्की वे गैलेक्सी का, आपको पता ही होगा। तो हम जो कहते हैं 1 साल हो गया, 2025 से 2026 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि धरती ने सूरज का पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया। अगर यहां शुरू हुआ तो यहीं पर आ गया, 1 साल हो गया। तो जो गैलेक्टिक ईयर होता है, यानी कि पूरा जो सौरमंडल का हमारा सेट है, यह जो पूरा मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ घूम के उसी जगह पे वापस आता है। तो यह होता है करीब हर 23 करोड़ साल में। तो जब से धरती बनी है तब से आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 20 बार घूम पाया है ये सोलर सिस्टम, यानी कि सूरज अभी तक 20 ट्रिप मार चुका है हमारे गैलेक्सी के सेंटर का। जब से हमारी ये धरती बनी है तब से धरती तो सूरज का 400 करोड़ बार चक्कर लगा चुकी है, क्योंकि 4 बिलियन ईयर्स हुए हैं। लेकिन सौरमंडल का सेट पूरा हिसाब लगाओगे तो पता चलेगा सिर्फ 20 बार ट्रिप मारा है, यानी This solar system has completed 20 galactic lap. फैक्ट नंबर 1। अब इस फैक्ट को मैं सबसे वीडियो का लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो एकदम डीप चीज देखने वाले व्यूअर्स हैं वो लास्ट तक देखते हैं, लकी लोग। अब मैं बताना चाहता हूं एनलाइटनमेंट के बारे में, जो कि इस धरती की सबसे लास्ट वाली टॉपिक है। मतलब जो कहते हैं ना कि इंसान लास्ट में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है।
जिंदगी में सब कुछ भी पा लिया, फिर भी लास्ट में स्पिरिचुअलिटी की ये ब्रह्मांड क्यों है, हम क्यों धरती पे आए हैं, हम मर जाते हैं तो कहां जाते हैं, ये सब टॉपिक। तो फिर से वही बोलूंगा कि एक इमेज बहुत सी कहानी को बताता है। तो एक ये फोटो देखो। जो सबसे सिद्ध लोग हैं वो आपको एक बात कहेंगे कि ये ब्रह्मांड में सब लोग एक हैं, ऑल इज वन। अगर आप हो या फिर मेरा कैमरा है या फिर मैं हूं तो एक बात आपको इलॉजिकल लगेगी, लेकिन ये कैमरा, आप और मैं तीनों एक ही चीज है। अब ये बहुत ही डीप चीज है। तो उसी को डिपेक्ट करने के लिए देखो, ये है एक इमेज। ये नीचे ब्रह्मांड है और उसी के 5 उंगली है। अब ऊपर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये सब अलग अलग लोग हैं। यहां पे तो पेंगुइन जैसा कुछ बना हुआ है तो इंसान समझ लो। तो यहां पर 1 2 3 4 5 अलग अलग क्रिएचर्स हैं, इंसान है। तो ऊपर से देखने पे सब अलग है, लेकिन विनीथ दी सरफेस वो एक ही बड़े ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट है। इसलिए हर धर्म में कहा जाता है कि ओनल इज वन, एक ही है जो है। तो बात यह है कि इस चीज को अगर आप पहली बार देखोगे तो आप कहोगे ये क्या बक रहे हो बे। लेकिन भाई समझो बात को, यही तो बात है कि लॉजिकली इसको समझना मुश्किल है। लेकिन जो लोग मेडिटेशन करके इस चीज को एकदम हार्ट में फील कर लेते हैं, वो इसको पूरी तरह से समझ जाते हैं, इस इनलाइटमेंट के कॉन्सेप्ट को। इनलाइटनमेंट जो शब्द है, इसका मतलब ही यही कि ये जो चीज मैंने आपको बताया कि ओनल इज वन, इसको सिर्फ लॉजिकली हाँ ओनल इज वन ठीक है ऐसे नहीं फील कर लेना एकदम कि अबे हाँ सब कुछ वन। तो इसी को रियल इनलाइटनमेंट कहते हैं। अब बहुत लोग पूछेंगे भाई बता दो कैसे समझे यूनिवर्स को। तो वही टिपिकल जो बोरिंग रूट है ना भाई, उसी पे जाना होगा। वही मेडिटेशन, और 5-10 मिनट नहीं, उसके लिए घंटों करना होता है। ऐसा कहा जाता है सिद्ध लोगों के द्वारा कि जब एनलाइटनमेंट होता है तो फिर ऐसा बचता ही नहीं कि कोई नॉलेज हमें ना पता हो। साइंस की नजर से देखें तो ये सब बातें इलॉजिकल है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ये सब बातें होती हैं। और मैं भी यही मानता हूं कि साइंस जस्ट बिगिनिंग है। इस ब्रह्मांड को समझने का पहला चरण है, साइंस एंड नहीं है। तो हां, मुझे भी यह लगता है कि यह बात सही है कि ओनल इज वन। तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।